और इसका इंग्लिश में जब आप अपोजिट करोगे तो वो आप क्या लगा लोगे, इन लगा लोगे। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि हाँ कैसे काम करती ग्रामर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें हम लोग बहुत सारे स्पेलिंग्स को कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर मैं बात करूँ एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कोई ना कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं बड़े आराम से इंग्लिश के वर्ड्स भी जान सकूँ। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं इंग्लिश बूस्टर। इसमें हम लोग आपको चैप्टर वाइज जो वर्ड्स है हिंदी के, उसके अगेंस्ट इंग्लिश की कौन कौन सी स्पेलिंग्स है वो हम आपको बताएंगे और आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है अगर आप उनको याद कर लोगे तो आप बड़े आराम से इंग्लिश में स्विच हो सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9th और 10th का चैप्टर है रेखिक समीकरण। ये जो इतनी स्पेलिंग्स है अगर आप याद कर लोगे तो आप क्लास 9th और 10th दोनों में जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश के वर्ड कैसे याद रखने, मतलब उनको कैसे आप बड़े आराम से याद भी कर सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जाके अपने रिव्यूज जरूर बताइए कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा। सो सबसे पहला वर्ड है हमारा रेखिक। रेखिक बनता है रेखा से, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ये सभी को पता है। सो रेखा से बना है क्या, रेखिक। रेखा से बना है रेखिक, तो लाइन से हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। LINE, A और R लग जाएगा। लाइन के पीछे AR लगा लेंगे तो ये हो जाएगा लीनियर। इसको लाइनर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, लीनियर। सो हमारा पहला वर्ड क्या हो गया, लीनियर। LINEAR। सो ये हो गया हमारा रेखिक। दूसरा हमारा वर्ड है समीकरण। आपने हमेशा यूज किया है कि इक्वेशन 1 को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लीजिए। तो वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मतलब समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ये आपने यूज किया, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो समीकरण को क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा वर्ड है चर। चर का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, और बदलने को इंग्लिश में बोलते हैं वेरी। और वेरी से ही बना है वेरिएबल। तो चर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करोगे, मतलब उसका सही उच्चारण करोगे, तो आप बड़े आराम से उनको याद कर लोगे। आपको स्पेलिंग्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम लोग आपको बड़े आराम से गाइड करेंगे कि कैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स को बिना स्पेलिंग्स को याद किए भी याद कर सकते हो। चौथा हमारा वर्ड है युग्म। तो युग्म का मतलब होता है पेयर या कपल। जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। और युग्म का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, पेयर। आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे जब आप जूते लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ शूज, मतलब जूतों का जोड़ा। तो ऐसे ये बहुत जगह यूज होता है पेयर। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो आपको याद रखना है कि जो युग्म है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। अगला हमारा पांचवा वर्ड है हल। आपने देखा होगा किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो आप क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, सॉल्यूशन करके नीचे फिर पूरा सॉल्व करते हो। तो सॉल्यूशन क्या होता है, यही हमारा हल होता है। तो हल का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और जब एक से ज्यादा हल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा। ऐसे ही दो हमारे वर्ड्स है अगले, बिंदु और मूल बिंदु। इनको हम लोग एक साथ समझते हैं। सो आप सभी ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब निर्देशांक तल पढ़ा होगा कि कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा 0 0 पॉइंट होता है। और 0 0 को पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यही हमारे क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और किसी बिंदु को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जब मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, उसको हम लोग लिखते हैं P x, y। ये इसके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। सो किसी बिंदु को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो ये हमारा बिंदु होता है, और ये क्या होता है, मूल बिंदु। बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ये आपको पता होगा, बिंदु को क्या बोलते हैं, पॉइंट। अगर नहीं पता तो आप यहाँ से याद कर लो। उसके बाद में आता है मूल बिंदु। इसमें भी वर्ड क्या है, बिंदु है, लेकिन मूल बिंदु अपने आप में एक पूरा शब्द है, पूरा स्टेटमेंट है। इस वाले को मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल का मतलब क्या होता है, जहां से चीजें स्टार्ट होती है। स्टार्ट करने को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनेट करना, मतलब स्टार्ट करना। सो उसी से ही बनता है हमारा मूल बिंदु। और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगला हमारा वर्ड है मानक रूप। आपने पढ़ा होगा ax + by + c = 0।
जब ऐसी फॉर्म में कोई लीनियर इक्वेशन मतलब कि रैखिक समीकरण आपको दी हुई है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, मानक रूप पढ़ते थे। तो मानक रूप का इंग्लिश में वर्ड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब यही होता है कि व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ कोई तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप। मतलब यहाँ सब ने यही माना है, वहीं से बना ये मानक रूप। सो मानक रूप का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब सब ने यही माना है कि भैया इसको ऐसे ही लिखो, वो सबसे सही है। सो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप ब्रेक करोगे तो मानक मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड, और रूप मतलब किसी का फॉर्म क्या है, उसी को ही बोलते हैं फॉर्म। सो अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स है, उनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। उसमें से पहला प्रतिच्छेद, दूसरा समांतर, तीसरा है संपाती। उनको एक साथ पढ़ते हैं। सो देखो प्रतिच्छेद क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। जब दोनों लाइन के बीच में जो गैप है मतलब जो अंतर है वो क्या है, वो समान है, तो उसको क्या बोलते हैं, समान अंतर। ऐसे ही तीसरा हमारा क्या है, संपाती। मतलब कि जब दो लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, संपाती। सो ये 3 केस होते हैं हमारे पास, और तीनों को एक साथ ही हम लोग पढ़ते हैं, और रैखिक समीकरण में हमने अच्छे से तीनों को समझा है। सो देखो प्रतिच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट अगर आप सही से पढ़ोगे ना, सो इंटरसेक्ट क्या बन गया, इंटरसेक्ट। उसके बाद में होता है समांतर। समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, PARALLEL। पैरेलल मतलब क्या हो गया, समांतर हो गया। तीसरा है संपाती, मतलब ये वाला केस, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे ना, को इंसी और फिर डेंट, को इंसिडेंट, वो क्या हो गया, संपाती हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था संगत और असंगत युग्म, उसको समझते हैं वो क्या होता है। सो संगत मतलब ये होता है जब हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, तो भैया इस वाले केस में और इस वाले केस में हमें सॉल्यूशन मिल गया था, तो ये 2 केस थे, मतलब कि जो प्रतिच्छेद और संपाती थे वो हमारे किस में थे, संगत में थे, और इसमें हमें कोई हल नहीं मिलता क्योंकि ये कहीं पे कट नहीं करती। मतलब जो समांतर पैरेलल वाला केस है उसमें हमें कोई हल नहीं मिलता था, तो वो क्या हो गया था, हमारा असंगत हो गया। अब इसका इंग्लिश क्या होता है वो समझो। सो संगत का हमारा होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, संगत। और असंगत मतलब इसका क्या हो गया, विलोम हो गया, अपोजिट हो गया। और इसका इंग्लिश में जब आप अपोजिट करोगे तो वो आप क्या लगा लोगे, इन लगा लोगे। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि हाँ कैसे काम करती ग्रामर। सो इन लगा दोगे कंसिस्टेंट के आगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको विलोम हो जाएगा। सो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ये दोनों एक साथ आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में हमने एक चीज पढ़ा था कि जो संपाती केस है उसमें हर एक पॉइंट इसका क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके अनंत सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सुनिए। सो इंग्लिश में इसको लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो इसका मतलब क्या हो गया, अपरिमित मतलब अनंत को बोलते हैं। सो अनंत को इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से बनता है इनफाइनाइटली, मतलब बहुत सारे। उसके बाद में अगला वर्ड है अनेक। अनेक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनी बोलते हैं। और हल को हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हल है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। उसके बाद में हमने 3 बीज गणितीय विधियां पढ़ी थी, मतलब एल्जेब्रिक मेथड्स पढ़े थे। वो कौन कौन से थे, पहला था प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा था वज्र गुणन। इनको समझते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है आप किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आपने कई सारे स्पोर्ट्स में देखा होगा कि जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो दूसरा प्लेयर आके उसको क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। आप बहुत बार ये टर्म यूज करते हो। सो जो प्रतिस्थापन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूट से बन गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। और विधि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही देखो विलोपन को हमने बोला था किसी को डिलीट करना या हटाना या फिर एलिमिनेट करना। सो एलिमिनेट से ही बनेगा एलिमिनेशन, विलोपन, एलिमिनेशन। अगर आप सही से प्रोनाउंस करोगे तो आपको स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं। सो क्या है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो क्या हो गया ये हमारा विलोपन। और विधि को हम लोग अगेन क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। ये तो बहुत आसान है। उसके बाद में हमने एक वर्ड पढ़ा था वज्र गुणन विधि। ये क्या होता है इसको देखो।
सो वज्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस, जो क्रॉस होता है ना उसी को ही वज्र बोलते हैं। और गुणन, गुणन किससे बना है? गुणा से बनता है, और गुणा को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। सो गुणन को बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन, गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लाई और गुणन को हम लोग बोल देंगे मल्टीप्लीकेशन। और विधि अगेन क्या हो जाएगा हमारा? सेम वही मेथड। सो क्रॉस मतलब वज्र, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन और विधि मतलब मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मतलब हो गया वज्र गुणन विधि। सो अगला हमने एक पार्ट पढ़ा था बदले जाने वाले समीकरण। उसमें हमने देखा था कि एक वर्ड यूज हो रहा था रिड्यूस, और रिड्यूस का काफ़ी लोगों को पता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है बदलना। ये हमने अच्छे से इस वाले पार्ट में पढ़ा, आप जाके देख भी सकते हो। सो बदलने को भी क्या बोलते हैं? रिड्यूस बोलते हैं। जब बदले जाने वाला ये वर्ड हमें लाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिबल, CIBLE। रिड्यूसिबल का मतलब हो गया बदले जाने वाला। और जब आपको पूछे कि बदले जाने वाला समीकरण तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसेबल। और समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो रिड्यूसेबल इक्वेशंस मतलब हो गया बदले जाने वाले समीकरण। तो अब अगर मैं बात करूं, जो मैंने मेथड्स बताए, जो मैंने तरीके बताए, उसके अकॉर्डिंग आपको बड़े आराम से ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये इतने वर्ड्स याद कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश सीखने से। और जब आप ऐसे सीखते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और बड़े आराम से आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हो। सो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले पार्ट के साथ।